हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आयनिक बॉन्डिंग, है ना। आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, है ना। साथ में आपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये क्यों पढ़ने वाले हैं, एक तो हमारे सिलेबस में ये डायरेक्टली है। ठीक है, एक चैप्टर है हमारा मेटल नॉन मेटल, वहां पर आयनिक बॉन्डिंग को हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, वहां सिलेबस में डायरेक्टली है हमारे, है ना, आयनिक बॉन्डिंग। तो ऐसा नहीं है कि हमारे काम नहीं आएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। दूसरा कि हमें अगर कोवलेंट बॉन्डिंग को, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमें अगर कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को कंपेयर करना है तो उसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है अच्छे से कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। अगर हम आयनिक बॉन्डिंग को अच्छे से नहीं जानेंगे, है ना, तो हम उन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे भी तो फिर वो कंफ्यूजन वाली बात रह जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। लेक्चर है, अपने कॉपी और पेन लेके बैठे, है ना, नोट्स बनाए, है ना, तभी इस लेक्चर का बहुत फायदा होगा। नहीं भी बनाएंगे तो समझ में तो आ ही जाएगा, है ना। इतना तो पक्का है कि आपको आयनिक बॉन्डिंग में आज के बाद नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। और आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात करने से पहले हम एक और टर्म के बारे में बात करते हैं विच इज मेटल, और साथ में हम बात करते हैं अबाउट नॉन मेटल, है ना। में कभी ना कभी मेटल और नॉन मेटल के आपने पढ़ा है, जो शाइन करती है ना, होती है, जो सोनोरस का प्रॉपर्टी शो करती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपने मेटल्स के बारे में पढ़ी हैं, जैसे वो हार्ड होती हैं, है ना, लश्चर होती हैं। तो ये सारी चीजें आपने मेटल्स के बारे में पढ़ी हैं। ये क्या है मेटल्स की प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि आप मेटल को डिफाइन करो, तो मैं उसे ऐसे डिफाइन करूंगा कि वो हर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर रखता है। क्या? those elements which have tendency to donate electrons are called metals। जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। अपना आउटर मोस्ट पूरी तरह से फिल करने के लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट आउटर मोस्ट फिल करने के लिए, जैसे मेरे पास है सोडियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब जानते हैं 281। ये क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अरे इसके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले लूं। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो बड़ा मुश्किल काम है। क्या करना चाहेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा? Na+। सही है, इसको हम क्या कहेंगे? मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। सोडियम क्या है? एक मेटल है। क्यों? ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाया? एक कैटायन बनाया। समझ रहे हैं आप इस बात को? भी दिख रहा है सामने बोर्ड पे। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाया, मतलब कैटायन बनाया। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मेरे पास है Mg, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2। ये अपनी जिंदगी में चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं और सुखी हो जाऊं, है ना, तभी तो सुखी होगा। आउटर मोस्ट इसका पूरी तरह से फिल हो जाएगा या खाली हो जाएगा। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करना चाहेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहेगा। हमने कहा कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी और Mg2+ में पहुंच गया। अरे देखो जरा, यहां पर इसके पास प्रोटॉन कितने? 12, इलेक्ट्रॉन कितने? 12। मैग्नीशियम 12 पे आता है ना, तो प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो प्रोटॉन स्टिल कितने हैं? 12। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्या अब ये न्यूट्रल रहा? नहीं। न्यूट्रल कब होती है कोई चीज? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट में हो। अब 2 प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा इस पर। कितने प्रोटॉन का? 2 प्रोटॉन का, 2+। कब? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सिमिलर यहां हुआ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास Na+ के पास 1 प्रोटॉन ज्यादा है, तो हमने कितना चार्ज लिखा है? उस पर +1 चार्ज लिखा है। ये बातें आपको पता होगी, मैं ऐसा समझता हूं। ठीक है, तो यहां पर कहने की बात ये है, सुनने की बात ये है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा? एक कैटायन बनाएगा विच इज Mg2+। और ये क्या है? एक मेटल है।
क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। वो हर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2,8,3 इसके पास प्रोटॉन होते हैं 13, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 13 इसकी न्यूट्रल स्टेट में। ये चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए या 5 आ जाए। क्या आसान 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। इसने निकाले 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास प्रोटॉन कितने? 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। क्या बना दिया? Al3+। बोलो बात समझ आ रही है? 3+ चार्ज क्यों आया? क्योंकि 3 प्रोटॉन ज्यादा है, 10 प्रोटॉन है, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? Al3+। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका? 2,8, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि ये क्या है? मेटल है। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। चलो फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाद में करते हैं। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ठीक है, मेटल डोनेट करने की टेंडेंसी करती है। अच्छा, नॉन मेटल्स की तरफ अपनी पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अपन बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, है ना? अरे पढ़ा हुआ है ना सबने, ये तो थोड़ा बहुत तो सर बिल्कुल पढ़ा है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखें। टेंडेंसी टू गेन, मतलब इनको क्या चाहिए? इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी जिंदगी में। इनको सुखी होना है, इनको स्टेबल होना है, तो इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एग्जांपल समझो इसके, जैसे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 2,6। अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दे या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या आसान लग रहा है आपको? 2 इलेक्ट्रॉन लेना। अब इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कहीं से लिए, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद? O2- में एक एनायन फॉर्म कर लेगा। देख लो कैसे बनाया। इसके पास न्यूट्रल स्टेट में प्रोटॉन कितने? 8, इलेक्ट्रॉन कितने? 8। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन तो अभी भी 8 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यानी कि अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, जिसको हम कितना लिख रहे हैं? 2-। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? है ना? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया? एक नेगेटिव आयन बनाया, एक एनायन बनाया। तो ये किसकी तरह काम कर रही है? एक नॉन मेटल की तरह। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे Cl, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, प्रोटॉन कितने? 17, न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने? 17। क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना सर, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है आउटर मोस्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन कितने? सर अभी भी 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, तो चार्ज कितना आएगा? -1। यानी कि नॉन मेटल्स ये वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे। वहां हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे तो कैटायन बन रहे, जब इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे तो एनायन बन रहे। और ये चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, मैंने एक बार रिवाइज करा दी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई एटम, कोई एलिमेंट, उसको हम मेटल कहेंगे, जब लेगा तो उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास का मेन मुद्दा क्या है? आज की क्लास में हम इन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच जो रिएक्शन होंगे, जो इंटरेक्शन होंगे, उनकी बात करने वाले हैं। क्या कहा मैंने? आज की क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि क्या होगा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे, ये चीज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में, है ना? तो हेडिंग लगाया आप अपनी कॉपीज में, क्या? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, कि आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना? तो देखेंगे आप लोग। एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का, है ना? फिर ऐसे देखते हैं, आपको पता है NaCl कैसे फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, हम बताते हैं। देखो, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2,8,1, 11। अभी वो बात की थी ना, क्या चाहेगा ये? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना देगा? Na+ बना देगा। ठीक है, इसने क्या बना दिया? एक कैटायन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से गया तो सही, पर गया कहां? हमने कहा कि एक क्लोरीन का एटम था
उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। बहुत आसान है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में, यानी कि क्या बना दिया इसने, एनायन बना दिया। क्या बना दिया, एक एनायन बना दिया। एक कैटायन बना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, एक एनायन बना इलेक्ट्रॉन गेन करने से, अपोजिट आयंस बन गए। आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या, अपोजिट अट्रैक्ट, सब जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हो। कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करता है, एनायन कैटायन को अट्रैक्ट करता है ना, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि थोड़ा सा गलत है ये, पर तुम्हारे लिए सही है कि कैटायन और एनायन एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो यहां भी यही होगा, ये Na+ और Cl- एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन फील करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कैटायन और एनायन को जोड़ के रख रहा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या है आयनिक बॉन्ड, मैं उसको डिफाइन करूं तो मुझे इस तरह करना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं ऐसे बॉन्ड को हम, आयनिक बॉन्ड। अरे बॉन्ड ही तो बन गया ना, Na+ और Cl- को जोड़ के रखे हुए तो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए गए हैं, जैसा कोवलेंट बॉन्डिंग में हो रहा था, कार्बन और हाइड्रोजन कर रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन कर रहे थे, कि कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिए, तो उनके बीच में बॉन्ड बन गया ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक कैटायन और एनायन के बीच में इंटरेक्शन है, और ये इंटरेक्शन उस कोवलेंट बॉन्ड से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंटरेक्शन है। कुछ बात समझ आ रही होगी मेरी, है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको। और एग्जांपल्स देखते हैं, देखो मैं बात करूं MgCl2 कैसे बनता है, MgCl2 कैसे बनता है, देखते जाना MgCl2 कैसे बनता है। तो वही बात कि मैग्नीशियम क्या चाहेगा जिंदगी में, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाना, Mg2+ बनाना। सही बात है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये क्लोरीन आया, एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में। एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक और क्लोरीन आया, उसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में। यानी कि एक मैग्नीशियम ने Mg2+ बनाकर कितने क्लोरीन को सेटिस्फाई किया, कितने क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा किया, 2 Cl- आयन बने। ये दोनों Cl- आयन इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, MgCl2। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं कि Mg 2 क्लोरीन के साथ आयनिक बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। अब यहाँ एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ जो ये बॉन्ड मैंने बनाया है, ये जो बॉन्ड मैंने फॉर्म किया है, ये बॉन्ड ये नहीं बता रहा कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए, ये बता रहा है कि इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने दिया वो तो इसके पास चला गया। क्या आप मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि मैग्नीशियम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया वो बीच में थोड़ी है, वो तो इसके पास गया। तो ये जो बॉन्ड मैंने बनाया, जो सिंगल लाइन मैंने बनाई कोवलेंट बॉन्डिंग की तरह, ये सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रही, ठीक है। ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बता रही कि वो 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। कुछ बात समझ आ रही होगी। और देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये कैसे फॉर्म होता है। तो एल्यूमिनियम क्या चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनाएगा, Al3+। अब एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, तो 3 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3। यानी कि एक Al3+ के साथ कितने क्लोरीन एटम इंटरेक्ट करेंगे, 3, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, एक से ज्यादा नहीं लेगा। और क्या बन जाएंगे, 3Cl-। एक Al3+ के साथ कितने क्लोरीन इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने क्लोराइड आयन इंटरेक्ट कर रहे हैं, 3, तो क्या फॉर्म हुआ,
AlCl3। बात समझ आ रही? जैसे एक और एग्जांपल देखो, MgO। मैग्नीशियम क्या चाहेगा जिंदगी में? 2 इलेक्ट्रॉन देना। Mg gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना, 2,6 अभी बताया था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 माइनस। ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? ऑक्सीजन ने ले लिए। तो क्या 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन या 4 ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं, एक ऑक्सीजन एक मैग्नीशियम इंटरेक्ट कर लेंगे, क्या बना लेंगे? MgO। क्या बना लेंगे? MgO। बात समझ में आ रही होगी मेरी, है ना? अब इनको आयनिक कंपाउंड को बनाने का और शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं कि किस तरह से, अब बार बार ये बनाएंगे तो अजीब लगेगा, किस तरह से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाया जा सकता है ना? तो देखो जरा, Al3+ 3Cl-, इसको कैसे बना सकते थे आप? एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज था? 3+, ये भी आपने बचपन में सीखा हुआ है वैसे तो। और दूसरा आयन कौन सा इंटरेक्ट कर रहा है? Cl-, आपको कुछ नहीं करना होता। अब इसका चार्ज इसके पैरों में ले जाओ और इसका चार्ज इसके पैरों में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? AlCl3। सही है? जैसे मैंने कहा NaCl कैसे बना? Na+ और Cl-, इस पर 1+ चार्ज, इस पर 1+ चार्ज, क्या बन जाएगा? Na1Cl1, यानी कि NaCl। क्लियर हो गई मेरी बात? जैसे आपने बनाया MgCl2, तो Mg2+ Cl-, इसका नेगेटिव चार्ज यहां गया, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां गया, क्या बनेगा? MgCl2। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो एनायन की एटमोसिटी बन जाएगी, है ना? और नेगेटिव चार्ज कैटायन की एटमोसिटी बन जाएगी। जैसे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाया? Al3+। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाया? O2-। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? Al3+ प्लस O2-, है ना? प्लस मिलाना बीच में, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? तो इस तरह से आयनिक बॉन्डिंग होती है। खास बात आयनिक बॉन्डिंग में क्या है कि ये जो बॉन्ड बना, ये जो इंटरेक्शन हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं कैटायन और एनायन आपस में, एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कोवलेंट कंपाउंड से अलग होती है। अलग कैसे? कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है? कोवलेंट कंपाउंड आपको पता है जनरली लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होते हैं या वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, है ना? नमक देखा है आपने, है ना? उसका मेल्टिंग पॉइंट खुद से सोचो 1081 केल्विन होता है, तो सोचो कितना ज्यादा NaCl, कितना अच्छा वो सॉलिड होता है ना? तो हार्ड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है? जबकि कोवलेंट कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं, एक दो एक्सेप्शन छोड़ दे तो, है ना? तो कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग है, वहां बॉन्डिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। हालांकि मकसद दोनों का एक ही है कि किसी तरह से अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा किया जाए। क्लियर है बात मेरी? अब मैं एक बात और बताऊं आपको कि जब भी मेटल और नॉन मेटल इंटरेक्ट करेंगे, जब भी मेटल और नॉन मेटल इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयन। समझ गए होंगे आप इस बात को? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, नॉन मेटल की लेने की, दोनों का काम हो रहा है। पर नॉन मेटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग, है ना? 99% केसेस में जब नॉन मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे बात कर ले हम CH4 की, दोनों ही नॉन मेटल है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। कार्बन तो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात मेरी? जैसे CO2 की, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग। जब मेटल नॉन मेटल इंटरेक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्डिंग, जब नॉन मेटल इंटरेक्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? ठीक है? तो इतना इस लेक्चर में करेंगे, बस अभी इतना ही काम आएगा आपके कंपैरिजन करने के लिए कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड को। ठीक है? अल्दो इसमें और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू।